गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में हम लोग देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले तो हार्डवेयर का एक बेसिक आप लोग को डिफिनीशन बता दें। हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट विच कैन बी टच और सी। तो हार्डवेयर एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट है जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इज एन इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट सी और टच। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा इनटेंजिबल पार्ट होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया। अब देखते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं अपने स्लाइड की ओर, अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, मैं इस कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ। तो ये हमारा तो ठीक है, पिछले क्लास का था। आप लोग उम्मीद किए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। बाकी स्कूल खुलने के बाद डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये हमारा टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, ब्राइटनेस भी इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। क्या है? इंट्रोडक्शन। बोला इन प्रीवियस चैप्टर यू गॉट एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो पिछले चैप्टर में हम लोग, लास्ट चैप्टर में क्या किए थे? तो कंप्यूटर का एक ओवरव्यू हम लोग देखे थे। हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर मेन फंक्शनल यूनिट, मतलब किस तरह से वर्क करता है, इसका क्या क्या मेन फंक्शनल यूनिट है। व्हाट आर मेन constituent of computer system etc। ठीक है। You also got to know that hardware and software are the pillars of computer system। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का मेन, अगर एकदम मेन कंपोनेंट बोले ना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर एक अलग सेक्शन है और सॉफ्टवेयर एक अलग सेक्शन, लेकिन दोनों को कंबाइन करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अदरवाइज वो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनेगा। A computer system cannot work unless its hardware and software work in the tandem। मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है विदाउट हार्डवेयर और विदाउट सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं कर सकता है। This chapter is going to talk about various types of hardware computer system can have and in what way that hardware contribute to computer system। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, कि वो किस तरह से वर्क करता है और क्या क्या उसका वर्किंग है और कौन कौन सा हार्डवेयर होता है और क्या क्या है। तो ये हो गया सेकंड चैप्टर, इसमें हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद वाले चैप्टर में आप लोग को बता देता हूँ, सेल मतलब थर्ड चैप्टर है वो सॉफ्टवेयर ही है। तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर पढ़े, उसके बाद टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पढ़ लिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी तो हमारा जो चैप्टर है वो उस पर चल रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप ऑफ हार्डवेयर, लेट अस रिकॉल व्हाट अ कंप्यूटर सिस्टम इज। हैव ए लुक एट फिगर 2.1। मतलब इसके बाद वाले पेज पे, इसके बाद वाले स्लाइड पे एक फिगर दिखाया, उसके बारे में बताया गया है। दैट समराइजेज ए कंप्यूटर सिस्टम। दिस चैप्टर सेल डील विथ हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कंप्यूटर? क्या है कंप्यूटर? इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हैज टाइप्स, कितने टाइप है? तो कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। वर्क विथ, और ये किसके साथ वर्क करता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइन होने के बाद ये वर्क करता है। बोल रहा है टेंजिबल फिजिकल पार्ट। हार्डवेयर के बारे में बोल रहा है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल का मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते। बोल रहा है सेव्ड प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? उसके अंदर जो सेव किया हुआ प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब बोल रहा है हार्डवेयर। आते हैं वापस हार्डवेयर पे। हार्डवेयर का मेन 3 पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही मेन पार्ट। मेमोरी जो डेटा को होल्ड करके रखता है। इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जिससे हमारे कंप्यूटर में आउटपुट आता है, जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, इसका स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया। ये हमारा क्या है? आउटपुट। इनपुट में क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारा हमारा इनपुट डिवाइसेस है। अब मेमोरी। मेमोरी तो ही मेमोरी हालांकि 2 टाइप का होता है, वो देखेंगे। अब सीपीयू में देखते हैं। बोल रहा है सीपीयू में क्या है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए ये चीज़ बात यहाँ पे ही उसको बताना चाहिए था। ये प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का बात जो बोल रहा है ना, यहीं से वो होना चाहिए था दोनों, एक तरफ प्राइमरी मेमोरी, एक तरफ सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन वो सीपीयू में आके बताया। तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सीपीयू से ही दोनों कनेक्टेड रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है? रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है?
हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव, DVD, ये सारा चीज़ हमारा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये हो गया इस फिगर का थोड़ा सा एक ओवरव्यू आइडिया लग गया। अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं CPU क्या है। CPU मोरा फिगर 2.1 इलस्ट्रेट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ब्रॉडली कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग। पहले बोल रहा है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी, मेमोरी दो टाइप का, इंटरनल मेमोरी, तो इंटरनल मेमोरी यानी उसी को प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मतलब मेमोरी दो टाइप का, प्राइमरी मेमोरी या फिर उसी को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी या फिर उसी को बोलते हैं मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी दो टाइप का, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बोल रहा है ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं या परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। all storage devices like CD, DVD, pen drive, etc are the secondary memory. नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। अब ऑल ऑफ द एबव मेंशन्ड हार्डवेयर टाइप्स इन बिगिन कवर्ड इन कमिंग सेक्शन। अब जितना भी ये सब जो हार्डवेयर मेंशन किया है इस आगे वाले चैप्टर में या आगे वाले सेक्शन में कवर किया जाएगा, इसके लिए कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? सो यू नो दैट द CPU ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज द रियल ब्रेन बिहाइंड द प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो CPU है यही हमारा CPU ही क्या है? मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जो सारे प्रोसेसिंग के पीछे इसका ही क्या रहता है? रोल रहता है। For processing instruction and data are made available to CPU and CPU process the provided data with the given instruction। मतलब CPU जो ही है वो इसके लिए जिम्मेवार है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रोसेसिंग करने के लिए और जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोसेसिंग करने के लिए सारा जिम्मेदारी किसका है? CPU का। एग्जाम्पल, टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 7 and 9, the CPU is given instruction and data somewhat like multiply 7 and 9। मतलब हमें 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो इसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? तो इंस्ट्रक्शन दो तीन तरीके से दे सकते हैं। पहला तो बोल रहा है मल्टीप्लाई 7 and 9, 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा बोल रहा है A = 7 × 9, A = 7 × 9, तो 7 × 9 का जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? A में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है नाउ यूजिंग द इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई CPU process the given data 7 and 9, that is computer product of 7 and 9 via ALU। और जो कंप्यूटर है ये 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन किसके थ्रू करेगा? ALU, क्योंकि ALU ही अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए जिम्मेवार होता है। एंड प्रोवाइड्स द फाइनल रिजल्ट विच इज 63, और फाइनल रिजल्ट हमें देगा जिसका रिजल्ट 63 आप लोग को पता है। हियर कम द रोल ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पर मेमोरी का रोल के बारे में समझते हैं। प्रोसेसर का रोल तो समझ में आ गया, मेमोरी का रोल यहाँ पे क्या है? बोल रहा है CPU नीड टू सम प्लेस, हाँ स्पेस भी बोल सकते हैं, सम प्लेस वेयर इट कैन होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब देखिए CPU को क्या चाहिए? कुछ स्पेस चाहिए, कुछ जगह चाहिए। किस लिए भाई? तो डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, और जो प्रोसेसिंग के टाइम में जो रिजल्ट आ रहा है इंटरमीडिएट रिजल्ट उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? कुछ स्पेस चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिए थे ना चाय बनाने का एग्जांपल, तो चाय बनाने के लिए तो फाइनल जब चाय बन जाता है तो उसे तो हम क्या करते हैं? कप में लेकर के पीते हैं। लेकिन क्या चाय कप में बनता नहीं है? तो चाय को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक थोड़ा सा कुछ स्पेस चाहिए, जैसे केतली टाइप का कुछ बर्तन। तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है उसको तो ठीक है हम प्रिंटर से प्रिंट में निकाल लेते हैं या फिर मॉनिटर के स्क्रीन पे देख लेते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है या फिर इंस्ट्रक्शन है उससे कहाँ होल्ड करके रखेगा कंप्यूटर? तो उसी चीज़ को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेमोरी। तो इसलिए मेमोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिना मेमोरी के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। और अगर मेमोरी बहुत ही स्पेस कम रहता है, मेमोरी का मतलब रैम का साइज अगर कम रहता है तो हमारा कंप्यूटर स्लो भी रहता है।
तो ये बोल रहा है हियर कम्स द रोल ऑफ मेमोरी, सीपीयू नीड्स टू हैव सम प्लेस वेयर इट कैन होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, एंड वंस प्रोसेसिंग इज ओवर इट नीड ए प्लेस वेयर इट स्टोर्ड द रिजल्ट परमानेंटली। और जब एक बार जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए कुछ अलग बर्तन चाहिए, लेकिन अगर चाय एक बार फाइनली बन गया तो हमें कुछ और दूसरा बर्तन चाहिए जिसे हम वहाँ पर रख सकें, वहाँ पर रख के यूज कर सकें बाद में। ठीक है, तो वही बोल रहा है एंड वंस प्रोसेसिंग इज ओवर इट नीड अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर द रिजल्ट परमानेंटली। और एक बार जब हमारा प्रोसेसिंग ओवर हो जाता है तो हमें एक और परमानेंट स्टोरेज चाहिए जहाँ पर हम रिजल्ट को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। Thus, there are broadly two types of memory in computer system। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेनली कितने टाइप के, ब्रॉडली कितने टाइप के मेमोरी हो गए? दो टाइप के, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसी को मेन मेमोरी बोलते हैं, इसी को प्राइमरी भी बोलते हैं, या इसी को इंटरनल भी बोलते हैं। द मेमोरी दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इट इज टेम्पोररी मेमोरी। और वैसा मेमोरी जो डेटा को टेम्पोररली स्टोर करता है या ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी या फिर टेम्पोररली मेमोरी। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इसका भी तीन टाइप है, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। द मेमोरी दैट कैन स्टोर डेटा फाइल्स फॉर लेटर यूज या फॉर फ्यूचर यूज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। तो ऐसे मेमोरी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रखा रहता है फ्यूचर के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग परमानेंट मेमोरी, सिंपल। वी शैल टॉक अबाउट दिस मेमोरी टाइप्स इन डिटेल इन कमिंग लाइन्स। अब ये मेमोरी के बारे में और डिटेल में हम लोग आने वाले सेक्शन में, आने वाले डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, सारा कुछ सीखेंगे, एक एक करके आराम से हर चीज़ सीखेंगे। बट लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ मेमोरी। लेकिन सबसे पहले हम लोग मेमोरी का यूनिट के बारे में जानते हैं। देखिए यूनिट का क्या मतलब होता है। यूनिट आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 5th और 6th क्लास में ही पढ़े होंगे। यूनिट जनरली क्या होता है, बहुत सारे टाइप का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, मैट्रिक्स यूनिट होता है, ये यूनिट वो यूनिट, बहुत सारे यूनिट पढ़े। यूनिट है क्या? तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए होता है। जैसे लेंथ को मेजर क्या चीज़ में करते हैं? मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। ठीक है, वजन को क्या चीज़ में मेजर करते हैं? तो उसको किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, सब में मेजर करते हैं। तो जो हमारा मेमोरी होता है कंप्यूटर में या मोबाइल में, जो मेमोरी होता है उसको भी तो किसी चीज़ में मेजर करेंगे। तो उसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है यूनिट ऑफ मेमोरी। क्या है यूनिट ऑफ मेमोरी? किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, क्या है ये? बीट क्या है ये? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो वो रहा यूनिट ऑफ मेमोरी, वो रहा कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। अब देखिए क्या बोल रहा है, हमारा जो कंप्यूटर है किसी भी डेटा को किस फॉर्म में प्रोसेस करता है? बाइनरी नंबर में। तो ठीक है, बाइनरी नंबर तो ठीक है, चलिए एक बार इसका फिर कंपेयर करते हैं। जैसे हम करेंसी का भी बहुत सारा यूनिट है, करेंसी का भी बहुत सारा यूनिट है, रुपया, पैसा। ठीक है, अगर पूरे कंट्री की वर्ल्ड वाइड बात करें तो फिर डॉलर होता है, दिनार होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारा मतलब करेंसी होता है, येन होता है, और ठीक है बहुत सारा टका है बांग्लादेश का, तो बहुत सारा मतलब करेंसी है, तो मतलब सॉरी यूनिट है। तो इस करेंसी को भी नापने के लिए क्या है? अलग अलग यूनिट है। हमारे कंट्री में ही दो यूनिट है, पैसा और रुपया, पैसा और रुपया। तो ठीक है, स्मॉल यूनिट है पैसा और लार्ज यूनिट है रुपया। तो उसी तरह मतलब हम लोग अपने कंट्री की बात करें तो हम लोग अपने कंट्री में करेंसी को दो यूनिट में नापते हैं या मेजर करते हैं, रुपया में और पैसा में। उसी तरह से कंप्यूटर जो है मेमोरी को बाइनरी फॉर्म में उसको प्रोसेसिंग करता है, वही बाइनरी नंबर फॉर्म में बाइनरी नंबर। ए बाइनरी नंबर इज आइदर जीरो और वन, जीरो और वन। जीरो का मतलब ऑफ या लो वोल्टेज, जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ या लो वोल्टेज। ठीक है, वन रिप्रेजेंट ऑन या फिर हाई वोल्टेज, एंड इज नोन एज बिट। और इसको जीरो वन को क्या बोलते हैं? बिट। तो जीरो का मतलब वन बिट, या फिर वन है तो फिर वन बिट। जीरो वन जीरो वन, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 बिट हो गया, जीरो वन जीरो वन। केवल वन है या फिर केवल जीरो है तो वो वन बिट होगा, जीरो वन तो 2 बिट, जीरो वन 4 बिट, जीरो वन जीरो जीरो वन, तो इस तरह से काउंट कर लीजिए। इंटरनली कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ ग्रुप ऑफ बिट्स डिपेंडेंट अपॉन इनकोडिंग स्कीम विंग यूज्ड। अब देखिए क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में हर कैरेक्टर, जैसे हमारे कीबोर्ड में क्या होता है? बहुत सारा कैरेक्टर रहता है, हमारे कीबोर्ड में क्या रहता है? बहुत सारा कैरेक्टर। अब सारे कैरेक्टर को कंप्यूटर क्या करता है? उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। इंटरनली क्या करता है वो? उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है।
अब हर कैरेक्टर का क्या होता है, एक बाइनरी तो होगा नहीं, मतलब बाइनरी में केवल 0 या केवल 1 तो होगा नहीं। जैसे ए के लिए केवल 0 होगा या केवल 1 होगा या क्या होगा पता नहीं। लेकिन तो ये बोल रहा है कि इन कंप्यूटर इंटरनली कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ ग्रुप ऑफ बिट्स। मतलब हर कैरेक्टर को एक ग्रुप ऑफ बिट्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो कि यूनिक रहता है। यूनिक भी रहता है, यूनिक का मतलब उसके जैसा और कोई नहीं। जैसे ए के लिए जो हम ग्रुप ऑफ बिट्स डिसाइड किए हैं वो केवल ए के लिए रहेगा, बी के लिए जो ग्रुप ऑफ बिट्स डिसाइड किए वो केवल बी के लिए रहेगा। लेकिन ये ग्रुप ऑफ बिट्स जो रहता है इसका कितना लेंथ रहता है, कितने मतलब एक ग्रुप में कितने बिट्स रहते हैं, 4 बिट, 8 बिट, 10 बिट, 12, 15, क्या कितना, तो ये फिर डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर के इनकोडिंग स्कीम पे। किस पे? इनकोडिंग स्कीम पे। अब इनकोडिंग स्कीम भी आगे देखते हैं क्या होता है। तो बोल रहा है इनकोडिंग स्कीम इज ए, क्या है, इनकोडिंग स्कीम इज ए वे, इनकोडिंग स्कीम इज ए वे ऑफ स्पेसिफाइंग बाइनरी कोड फॉर ईच कैरेक्टर। देखिए क्या बोल रहा है, इनकोडिंग स्कीम इज ए वे इन विच, देखिए क्या हो रहा है, इनकोडिंग स्कीम इज ए वे इन विच स्पेसिफाइंग बाइनरी कोड फॉर ईच कैरेक्टर। मतलब हर कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर का मतलब वही ABCD, मतलब कीबोर्ड पे जितना भी की है ना सब एक कैरेक्टर को शो करता है। जैसे आप कॉमा देते हो वो भी एक कैरेक्टर है, ब्रैकेट ओपन किए क्लोज किए वो भी एक क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। डॉट दिए वो भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन दिए वो भी एक एक कैरेक्टर ही है। तो हर कैरेक्टर को जो बाइनरी कोड डिफाइन करता है या डिसाइड करता है उसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी इनकोडिंग स्कीम। क्या बोलते हैं? इनकोडिंग स्कीम। अब है आस्की। क्या है? आस्की, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो किस लिए बना है, तो बोला अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है। तो बोला आस्की इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर एज ए ग्रुप ऑफ 8 बिट। तो मतलब क्या हुआ, जो है आस्की स्टैंडर्ड है जो एक कैरेक्टर को 8 बिट में, कितने में, 8 बिट में, 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन रहता है। ए लिखे ना तो ए जो है 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। एक मिनट। तो आस्की में क्या हो रहा है, आस्की में 8 बिट का ग्रुप बनता है, बाइनरी डिजिट का 8 बिट का 8 बाइनरी डिजिट का एक ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आस्की का। हम लोग आस्की ही जनरली यूज करते हैं और आस्की ही अमेरिकन स्टैंडर्ड, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे यही स्टैंडर्ड माना जाता है। यूनिकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर्स एज ए ग्रुप ऑफ 16 बिट और 2 बाइट। तो ये तो हम अगर हमारा हो गया था आस्की का। आस्की में कितना होता है, 8 बिट का, 8 बिट और ए बाइट। अब देखिए 8 बिट और ए बाइट क्या हो गया, 8 बिट और ए बाइट कहाँ से आ गया, तो 8 बिट मतलब 1 2 3 4 0 1, मतलब कुछ भी 8 का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का जब कॉम्बिनेशन होता है मतलब 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। बस ये समझ लीजिए, ये याद ही रखना है आप लोग को, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। जैसे 1000 की ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम याद ही रखना पड़ता है ना, उसी तरह से ये मेमोरी कन्वर्जन का मतलब यूनिट कन्वर्जन का एक है, यूनिट कन्वर्जन का क्या है, एक तो ये भी मेथड है, मतलब इक्विवेलेंसी है ये कन्वर्जन करने के लिए। तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो हम लोग तो बेसिक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का होता है वो तो बिट ही होता है। क्या होता है? बिट। एक 1 दे दिए या फिर एक 0 दे दिए, एक बिट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बिट कहलाता है। तो आस्की स्टैंडर्ड में 8 बिट का कॉम्बिनेशन माना जाता है, या मतलब 8 बिट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है हमारे चेंज करने के लिए। और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, बस 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और एक तो होता है यूनिकोड इनकोडिंग, दूसरा एक क्या है, यूनिकोड। पहला क्या है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड इनकोडिंग, दूसरा है यूनिकोड इनकोडिंग। तो बोल रहा है यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर एज ए ग्रुप ऑफ 16 बिट। यूनिकोड इनकोडिंग में क्या है, कितना बिट है, 16 बिट है। और 16 बिट मतलब 2 बाइट, 16 बिट 8 बिट में मतलब 1 बाइट
8 बिट बराबर 1 बाइट, तो 16 बिट बराबर 2 बाइट, ये हो गया। सो टू से दैट मेमोरी नीडेड टू स्टोर ए वर्ड से स्टीविन, मतलब स्टीविन एक वर्ड है, मान लिया कोई लेते हैं कंप्यूटर से, मतलब अपने कीबोर्ड से STEVEN टाइप करते हैं, तो स्टीविन को सेव करने के लिए हमारे कंप्यूटर में कितना बिट या कितना बाइट का वो स्टोरेज लेगा, कितना जगह वो लेगा हमारे मेमोरी में। तो बोल रहा है एज पर आस्की स्कीम 6 बाइट लेगा। कितना बाइट लेगा? 6 बाइट, क्योंकि एक कैरेक्टर देखिए, एस हो गया पहला कैरेक्टर, टी हो गया दूसरा कैरेक्टर, ई हो गया तीसरा कैरेक्टर, वी चौथा, ई फिर से पांचवा और एन छठा। तो STEVEN कितना टोटल कैरेक्टर हुआ? 6 कैरेक्टर। तो आस्की में एक कैरेक्टर बराबर कितना बाइट होता है? 1 बाइट। 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट। तो आस्की जो है 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट का स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज रिक्वायर्ड करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो आस्की में स्टीविन को सेव करने के लिए कितना बाइट का स्पेस जगह चाहिए उसको? तो आस्की अगर स्कीम मतलब इनकोडिंग स्कीम है किसी भी कंप्यूटर में, आस्की इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे 6 बाइट उसको स्टोरेज चाहिए। कितना चाहिए? 6 बाइट। मतलब 6 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर तो 1 कैरेक्टर इच बाइट। एच पर यूनिकोड के लिए उसको कितना चाहिए? तो 12 बाइट। यूनिकोड के लिए कितना चाहिए? 12 बाइट, मतलब 6 कैरेक्टर और 2 बाइट ईच। तो ये हो गया हमारा। सी वी आर यूजिंग बाइट एज ए मेजरिंग यूनिट फॉर मेमोरी। तो हम लोग जनरली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो बिट होता है, लेकिन हम लोग बाइट में हर चीज़ को कंसीडर करते हैं। 1 बाइट, 2 बाइट, 1 किलो बाइट, 1 मेगा बाइट, 1 टेरा बाइट, मतलब बाइट में ही आ रहा है ना, बाइट में आ रहा है। तो जैसे हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट तो ठीक है, पैसा होता है। क्या होता है? पैसा। और 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया। और उसके बाद सारा हम लोग मतलब जो लेन देन करते हैं, सारा हमारा जो इकोनॉमी चलता है वो रुपया पे चलता है, पैसा पे तो चलता नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट भले है पैसा, लेकिन हमारा लेन देन हिसाब किताब सारा रुपया में होता है। उसी तरह जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट भले बिट है, क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट जो बिट है, मेन यूनिट बिट है, लेकिन सारा हिसाब किताब हम लोग बाइट में करते हैं। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 1000 बाइट, 1000 बाइट, 2000 बाइट, मेगा बाइट, किलो बाइट, टेरा बाइट, इस तरह से। ठीक है, तो वही बोल रहा है। सो टू से दैट मेमोरी, हाँ ये तो हो गया था। सी वी आर यूजिंग बाइट एज मेजरिंग यूनिट फॉर मेमोरी। यस यू आर राइट, बाइट इंडेड इज द यूनिट ऑफ मेमोरी। तो बाइट भी हमारा मेमोरी का यूनिट है, बिट भी मेमोरी का यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। बट बाइट इज टू स्मॉल यूनिट। और बाइट भी खुद क्या है? अपने आप में एक बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि केवल हम लोग कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में तो कितना सारा चीज़ टाइप कर देते हैं, बताइए। तो हर चीज़ को टाइप करते हो केवल 1 बाइट 2 बाइट से काम चलता है क्या? नहीं, फिर वहाँ पे हमें ज़रूरत आता है किलो बाइट, मेगा बाइट, टेरा बाइट। ठीक है, इस तरह से बात आता है। बाइट, बट बाइट इज टू अ स्मॉल यूनिट, देयर आर बिगर यूनिट ऑफ मेमोरी ऑल्सो। लेट अस हैव अ लुक एट ऑल यूनिट ऑफ मेमोरी। तो हम लोग आगे जो मेमोरी का जितना यूनिट है उसको देखते हैं। बिट क्या है? यूनिट क्या है? 1 बिट, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? बिट। और इसका फुल नेम क्या है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, तो शॉर्ट कैसे बना? बी, बाइनरी का BI ले लिए और डिजिट का T ले लिए, तो बन गया बिट। क्या बन गया? बिट। अब 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट, 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10। और जब 2 टू द पावर 10 आप करिएगा, मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, कितनी बार? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 1024, 1024 बाइट्स। और ये कहलाता है 1 किलो बाइट। क्या कहलाता है? 1 किलो बाइट। फिर है 2 टू द पावर 10 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगा बाइट। 2 टू द पावर 10 मेगा बाइट इक्वल टू 1 गीगा बाइट। 2 टू द 10 गीगा बाइट इक्वल टू 1 टेरा बाइट, एंड सो ऑन है आगे तक, पेटाबाइट तक है हमारा। कहाँ तक है? पेटाबाइट। पेटाबाइट है नहीं बल्कि एक्साबाइट। चलिए ठीक है, फिर से हम कर ही लेते हैं। गीगाबाइट है, टेराबाइट है, एक्साबाइट है, और इससे आगे का भी एक मेमोरी होता है, वो होता है जेटाबाइट। क्या होता है? जेटाबाइट। मतलब 2 टू द पावर 10 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट होता है। ठीक है, तो जेटाबाइट अभी तक का जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट, मतलब मेरे जानकारी में है, इससे भी ज़्यादा होता होगा, हमको नहीं पता, लेकिन हम अभी तक जेटाबाइट तक ही जानते हैं। कहीं गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। क्या है? मेन मेमोरी, या फिर इसी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो बोल रहा है सो नाउ यू नो दैट ऑल कंप्यूटर है मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी।
तो आप लोग को ये समझ में आ गया, ये आप लोग जान गए कि हर कंप्यूटर का मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी होता है टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा वाइल कंप्यूटर इज रनिंग। तो जो हमारा कंप्यूटर रन कर रहा होता है, तो उस दौरान हमारे डेटा को, हमारे प्रोग्राम को, हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। द मेन मेमोरी हैज ऑल्सो टू सब टाइप्स। मेन मेमोरी हैज ऑल्सो टू सब टाइप्स। कौन कौन सा? रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के बारे में क्या बोल रहा है? इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड रिमेन फिक्स्ड। और जो रोम होता है, रोम में एक बार जब इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिए तो क्या होता है? हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, रिमेन फिक्स। ठीक है। दैट इज इट कैन नॉट बी चेंज, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज इट। मतलब रोम का नाम ही रोम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार उसमें हम डेटा स्टोर कर दिए, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका नाम पड़ा रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट कौन करता है? राइट करता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मीन्स बनाने वाली कंपनी। जो रोम को बनाती है वही एक बार उसको डेटा को राइट कर देती है, बस बात खत्म, आपको केवल यूज करना है। ओनली वी रीड एंड यूज इट। इट कैन नॉट बी चेंज और रिटर्न ऑन टू, मतलब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते और इसको आगे राइट नहीं कर सकते। जनरली रोम कंटेन ए सेट ऑफ अ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट इज व्हाट टू डू व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन। अब देखिए रोम में क्या रहता है। ठीक है, रोम तो बोल रहे हैं कि रोम को हम लोग राइट नहीं कर सकते। रोम को मैन्युफैक्चर उसमें डेटा जो है राइट करके देता है, या उसी को बोलते हैं डेटा इंटर करके देता है। तो आखिर उसमें कौन सा डेटा रहता है? तो देखते हैं हमारे कंप्यूटर में क्या चलता है। एक तो घड़ी चलते रहता है, टाइम डेट वगैरह ये सब देता है। तो सब का इंस्ट्रक्शन कहाँ रहता है? मदरबोर्ड पे, मतलब हार्ड डिस्क में। कहाँ रहता है? रैम में रहता है। रैम में तो रह नहीं सकता क्योंकि रैम को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। उसको क्या होता है? उसका डेटा जब भी पावर ऑफ करते हैं वो डिलीट हो जाता है। तो रैम में रहेगा नहीं, प्रोसेसर का काम ये है नहीं, मदरबोर्ड में और कहीं रहेगा नहीं। तो ये सारा चीज़ कहाँ रहता है? रोम में रहता है। और क्या रहता है रोम में इसके अलावा? तो रोम में रहता है कि जब हमारा कंप्यूटर जैसे ही उसको मतलब टर्न ऑन करते हैं या फिर ऑन करते हैं, तो किस तरह से सारा प्रोग्रामिंग, सारा चीज़ को वो चेक करता है। व्हाट टू व्हेन ए कंप्यूटर टर्न ऑन। मतलब जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग उसको बायोस बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब बता ही देते हैं। एक होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का जो सेटिंग रहता है या बायोस का जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है? रोम में। कहाँ रहता है? रोम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो बेसिक इनपुट आउटपुट मतलब जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो वो अपने आप को क्या कर रहा था? तैयार कर रहा होता है पूरे, तो अच्छी तरह से स्टार्ट होने के लिए। तो उस दौरान हमारा जो रोम है, रोम का जो सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ों को चेक करता है। क्या करता है? सारी चीज़ों को चेक करता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और अच्छी तरह से वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाए, सारा कंप्यूटर का सारा पार्ट ऑन हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो इस सारे चीज़ को एक्टिव करना, सारी चीज़ों को चेक करना। तो चेक करना, एक्टिव करना मतलब कुछ तो प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इस सारे प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है ये स्टोर कहाँ रहता है? ये रोम में ही स्टोर रहता है। ठीक है, अब रोम का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। रोम कंटेन ए सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। मतलब स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ सेव रहता है? रोम में। दैट इज व्हाट टू डू व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन। द कंटेंट ऑफ रोम रिमेन स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न ऑफ। देखिए, पावर जब टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब हमारे कंप्यूटर से पावर ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाता है, तब भी रोम का जो कंटेंट रहता है वो उसी में बना रहता है, रिमेन स्टोर्ड। अगर उसी का डेटा आप उड़ा दीजिएगा, उसी का डेटा डिलीट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हमारा तो कंप्यूटर फिर दोबारा ऑन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए रोम का डेटा क्या रहता है? हमेशा हमेशा के लिए सेव रहता है। नेक्स्ट है रैम। क्या है? रैम क्या बोल रहा है? द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू इज कॉल्ड रैम। और एक ऐसा इंटरनल मेमोरी जिसे हम तो रीड कर ही सकते हैं, साथ में हम उसे राइट भी कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ डेटा इंटर भी करवा सकते हैं, वो कहलाता है हमारा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसीलिए इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैम मान लीजिए एक साइज, मतलब रैम कुछ इस तरह से मान लीजिए है हमारा, इस तरह से है, क्या है रहता है ये इसी तरह से। इसमें क्या बना रहता है? ब्लॉक्स। क्या रहता है? बहुत सारा ब्लॉक्स बना रहता है। इंटरनली आप लोग को दिखेगा दिखेगा नहीं, रैम अगर आप लोग को निकाल के दिखा भी दे तो दिखेगा नहीं। मान लीजिए इसमें क्या रहता है? बहुत सारा ब्लॉक बना रहता है, बहुत सारा मेमोरी ब्लॉक बना रहता है। अब इस मेमोरी ब्लॉक को हम कब कहाँ एक्सेस कर रहे हैं, कब कहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं,
इसका कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज में स्टोर करिए, रीड करिए, राइट करिए। कभी डेटा यहाँ भी सेव हो जाएगा, कभी यहाँ भी सेव हो जाएगा, कभी डेटा यहाँ सेव हो जाएगा, कभी यहाँ सेव हो जाएगा, कभी आप यहाँ के डेटा को इरेज कर दीजिएगा, कभी यहाँ के डेटा को आप रीड कर लीजिएगा। और ये सब आप मतलब आप नहीं करते हैं, ये सारा काम कौन करता है? सीपीयू या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से करता है, ये काम हमारा नहीं है। तो रैंडमली कहीं भी कुछ भी होते रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। When people talk about computer memory in connection with computer, they usually mean that RAM। और जनरली जब हम लोग कंप्यूटर में केवल और केवल मेमोरी अगर बोलते हैं तो मेमोरी का मतलब रैम ही होता है, ठीक है। द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज वोलाटाइल। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का ऐसे हिंदी शुद्ध हिंदी जानिएगा तो शुद्ध क्या होता है? उड़नशील या घुलनशील। तो खैर उड़नशील घुलनशील का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमारा रैम ही उड़ जाता है, रैम ही घुल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पावर ऑफ करिएगा, कंप्यूटर को शट डाउन करिएगा, तो रैम का जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है, रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम सॉरी ये वोलाटाइल मेमोरी। that is its contents are lost when power is turned off. Because of RAM's following limitation, auxiliary memory is need। अब देखिए ये क्या हुआ, रैम का एक लिमिटेशन हुआ कि आप रैम के डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आप पावर ऑफ करिएगा तो क्या होगा? इसका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें क्या, और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। इसी वजह से मतलब कि रैम का जो डेटा है डिलीट हो जाता है, जैसे पावर ऑफ करते हैं डिलीट हो जाता है, इसीलिए ये रैम का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज भी तो है। तो इसीलिए हमें एक दूसरा ऑक्सिलरी मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसे हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ रैम क्या बोल रहा है? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी क्या है रैम का लिमिटेशन? कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। दूसरा बोल रहा है वोलाटाइल इन नेचर। लेकिन जो इसका लिमिटेशन है या जो इसका डिसएडवांटेज है वही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। आप लोग को समझना चाहिए या समझ में आना चाहिए आगे, या फिर आगे मैं आप लोग को डिस्कस कर लूँगा। वोलाटाइल इन नेचर दैट इज इट कंटेंट गेट्स रिमूव व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। हार्डवेयर के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, देखिए आप लोग का होमवर्क ये रहा। होमवर्क रिवाइज वीडियो, मेक नोट्स, रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। अब हम लोग यहाँ पे हमारा स्लाइड को ख़त्म करते हैं।